नमस्कार बंधुओं, मैं प्राध्यापक मजीद बेग मुगल कवि आपके सामने हिंगनघाट शहर की एक प्रतिभा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुमारी सलोनी तिवारी आधुनिक कवियत्री, उनके द्वारा हिंदी भाषा में कम उम्र में 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और एक अंग्रेजी भाषा में। आपके सामने कवित्री के रूप में एक प्रगल्भ ऐसा चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मैं सलोनी जी से सवाल चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए धन्यवाद। मैं जगदीश पांडेले सर आपको चंद सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरे ज़िंदगी में पहली बार 16 साल की लड़की जिन्होंने 3 किताबें लिखी है कविता के ऊपर, एक उनका अंग्रेजी में किताब है, 2 हिंदी में किताब है, और किताबों जो मैंने पढ़ी थोड़ी, उनकी एक किताब है मौन तरंग। इसमें फिलोसॉफिकली कविता लिखी गई है, डिटेल में दिया गया है, जीवन के बारे में दिया गया है। एक किताब है पल्स द गर्ल, उनके एक दोस्त है, उनके ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, यानी हर लड़की मोती जैसे होती है, और पूरी अंग्रेजी में है। तो तीसरी भी किताब है, किताब नहीं दोस्तों तुम्हारी, साइकोलॉजिकली फिलोसॉफिकली उन्होंने कविता के माध्यम से विचारों को एक्सप्लेन किया है। बहुत बड़ी प्रतिभा है उनमें। तो उनको हमारा पहला सवाल है कि आप इतने कम उम्र में इतनी फिलोसॉफिकली साइकोलॉजिकली किताबें लिखी है कविता के माध्यम से, लोगों को मैसेज दे रहे हैं आप, तो इतना काम आप कैसे कर पाते हैं? वैसा कुछ नहीं है, मतलब मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं शायरियाँ लिखा करती थी। फिर मैं स्कूल में लिखने लगी तो लोगों को अच्छी लगने लगी। फिर मुझे मेरे एक टीचर है तुषार सर, मेरे स्कूल में थे, मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसे पब्लिश क्यों नहीं करते हो। तो फिर उनके वजह से मतलब मैंने पब्लिश करना शुरू किया और सोचना ज़्यादा शुरू किया। तो जैसे मैं पोम से लिखती हूँ तो उस हिसाब से मुझे मतलब मैं अपने जो मन के भाव को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ तो मैं वो पोम में करती हूँ। तो मैं चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझने भी लगी हूँ, लिखने लगी हूँ तब से। वुड यू लाइक टू पुट योर एनी पोएम इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस विच इज़ सो इम्पैक्ट मेकिंग इन इंग्लिश? इन इंग्लिश देखना पड़ेगा। हाँ, तो मेरी ऐसे इम्पैक्टफुल वाली तो ऐसी काफ़ी सारी है, मतलब सारी इम्पैक्टफुल वाली है, लेकिन एक मेरी फेवरेट है मम्मा मेड मी प्रिंसेस वाली। तो वो ऐसी है कि जिस दिन वो पहली बार था जब मम्मी ने मुझे प्रिंसेस बनाया, जब स्कूल में कोई ऐसे फंक्शंस वगैरह रहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट भी होता है जो बाद में याद आता है कि वो बहुत इमोशनल है। तो वो मेरी फेवरेट है। Day 1 of the school began with cries, Day 2, Day 3 were not so spice, the bell rang each time we grew up a little with a fixed bedtime. The annual gatherings were sublime, Mama made me princess for the first time. I was twirling in the long white dress with the crown and still everyone knows who played the role of the princess. तो ये मेरी फेवरेट बुक है, फेवरेट पोम है। तो हिंदी की कवित्री महादेवी वर्मा जी की झलक आप में नज़र आती है कि काव्य के 3 प्रकार है, जिसे श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य और प्रबंध काव्य। इसमें श्रव्य काव्य के रूप में, और यहाँ जो कविता आपने लिखी है और जो आपकी किताब है, जिस किताब के अंदर में मौन तरंग, मन की तरंग और मन के भावों को प्रस्तुत किया गया है, तो हिंदी की इस कविता पुस्तक में से भी कोई कविता आप लोगों के सामने पेश कर सकती हो? तो ये जो किताब है ये मेरी तीसरी किताब है, इसमें 100 पोम है और ये मेरी फेवरेट भी है। इसमें एक पोम है मूल्य का भ्रम, तो वो मेरी फेवरेट है। क्योंकि फेवरेट नहीं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा भाव डालती है और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि जब मिल जाए तो जल, हो जाए तो अमृत, क्या मनुष्य को है यही स्वीकृत। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास चीज़ रहती है कोई, तो वो जल जैसी रहती है, मतलब हम उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, और जब वो खो जाती है तो हमको अचानक उसकी वैल्यू पता चल जाती है, और फिर वो अमृत जैसे हमें मिलता नहीं है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, तो वो वैसी बन जाती है। बहुत सुंदर। कितने धोखे को मुस्कुराने में लोग जरा भी कसर नहीं रखते दिल जलाने में, और यूं ही नहीं देगा कोई दरे दस्तक, कुछ तो ज़रूर चाहिए आशियाने में।
आपके पास से 3 किताबों का संगठन है और इसके माध्यम से हम लोग आपके पास में आए हैं कि वास्तविक रूप से हिंगनघाट शहर का एक प्रतिभावान हीरा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम कुमारी सलोनी तिवारी है, जो आधुनिक कवि के रूप में छोटी सी 16 साल की उम्र में 3 पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है और आपके सामने वो प्रस्तुत है। पांडेली जी आप सवाल पूछेंगे। इज इट योर नेचुरल टैलेंट और हैव यू रेड सो मेनी बुक टू गेन सच अ डीप फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग इन योर पोएम? मुझे लगता है कि मतलब ये जो सिचुएशंस हम लोग जिस एनवायरनमेंट में होते हैं, जो सिचुएशन में हम होते हैं और जैसी जैसी चीज़ें हम सीखते जाते हैं, जैसे मैंने बचपन से काफ़ी कुछ सीखा, मेरी मम्मी से सीखा, मेरी फैमिली से, और जो भी सिचुएशन में मैं थी मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा भूल जाती थी। तो फिर मुझे एक्सप्रेस करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था और एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादा लोग भी नहीं थे। पहले ऐसा लगता था कि कहाँ जाए एक्सप्रेस करने, दोस्त होने चाहिए, फिर मम्मी होनी चाहिए, तो मम्मी को अपन हर बात बता नहीं सकते, फिर दोस्त को बतानी चाहिए, लेकिन दोस्त उतने में मतलब दोस्त थे लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कैसे बताए। तो वही चीज़ें मैं पोम्स में एक्सप्रेस कर देती थी, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। नाउ यू आर 16 year old. हाँ Until you have written 3 books. हाँ In which age did you start to write poem? I started writing when I was 12 एंड मैं पहले तो शायरी लिखा करती थी, लेकिन फिर मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे टीचर्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी और मैं जो शायरी लिखती थी वो काफ़ी फ़नी इंसिडेंट है जिस तरह से मैंने लिखना शुरू किया। मैं जो मेरी बेंच पार्टनर थी वो और मेरे जो सामने 2 लोग बैठते थे, तो मैं उन्हें शायरी उनके नाम पे बना के सुनाती थी। जैसे अगर आपका नाम जगदीश है तो मैं उससे वो शायरी बना देती थी, तो फिर उनको वो अच्छी लगी, वो हंसने लगे थे, तो उन्हें मज़ा आ रहा था वो सुन के। तो फिर उससे मैंने शुरू किया पोम लिखना। जैसे वो शायरी थी तो फिर मैंने उसको थोड़ा बढ़ा के फिर पोम लिखना शुरू किया। फिर मैं अलग अलग टॉपिक्स पे लिखने लगी, फिर टीचर्स को पसंद आने लगी, फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तुषार सर ने कि तुम्हें इसे पब्लिश करना चाहिए, तो फिर मैंने वैसे पब्लिश किया। I would like to ask you another question. जैसे I have seen so many students like your age. They are not studying honestly. They are not reading various books. They are not thinking like you. हाँ, तो वो नेचुरल टैलेंट तो वैसे। So which message would you give to all of young generation? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नेचुरल मतलब वही सिचुएशन को देख के सीखी हूँ। ऐसे बुक तो पढ़ती नहीं थी, बुक पढ़ती नहीं थी, पोम्स की बुक पढ़ती नहीं थी। तो वैसे वो योर मैटर इज व्हाट यू आर सेइंग, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, सिचुएशन को भापना चाहिए, तो उससे अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वो जो अपने लर्न किया उसको अपने जो भावना है, फीलिंग है, वो कविता के माध्यम से, विचारों के माध्यम से रख सकते हैं और समाज को मैसेज दे सकते हैं। आपका ऐसा कहना है? हे राम, तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है और कोई कवि बन जाए संभाव्य है। एक कविता इतना बड़ा महाकाव्य लिखने वालों के सामने राम का चरित्र था, लेकिन आपने हिंदी पुस्तक जो लिखी है, जो कि एक कैसे भाव आए हैं, कैसे विचार आए, किताब नहीं दोस्त हो तुम्हारी, और इस विषय में आपने जो कविताएं लिखी है उसका आधार के ऊपर में एक आधी कविता इस पुस्तक के उपलक्ष्य में आप सुनाइए। इस पुस्तक के उपलक्ष्य में तो ये पुस्तक में जो बच्चे रहते हैं, ये मेनली उनके लिए थी जो मेरे दोस्त हैं जो ऐसे अकेले पड़ जाते हैं। तो मैं खुद वो स्टेज पे थी कि जहाँ मैं लोगों को बता नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना है और मैं कैसी हूँ। अभी भी लोगों को नहीं पता वैसे, हमारे बारे में हर कोई नहीं जान सकता। तो ये उस विषय में थी कि अगर कोई नहीं है तो ये तुम्हारी दोस्त बनेंगी। तो इसके विषय में तो मेरी एक ये बुक में जो है वो बढ़ती जा, ये एक पोम है जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था बुक लिखना। तो ये मैंने ये भी वही तुषार सर को भेजा था, तो उन्होंने बोला कि इसे भी पब्लिश करना, तो वहाँ से ही मैंने पब्लिश करना स्टार्ट किया। तो ये मेरी पहली पोम थी जो मैंने लिखी और फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे पब्लिश करनी चाहिए। तो ये ऐसी कि रोकेगी ये सारी दुनिया तू सुन मत बस बढ़ती जा, कुछ न करने दे जब दुनिया तू सुन मत बस बढ़ती जा, थक मत तू रुक मत बस बढ़ती जा, ऐसा है। तो ये मुझे खुद को इंस्पायर करती है, तो इसलिए मैंने ये लिखा था और फिर ये एक शुरुआत हो गई लिखने की। तो बस वही। बहुत सुंदर ये कविता है कि भाई मैं तो 4 पंक्तियाँ इस तरह से लिखा था कि क्या वो किसी के आल नहीं होते, जिनके सर पर बाल नहीं होते और उनकी तरफ कोई मुड़कर नहीं देखता,
जिनके खूबसूरत गाल नहीं होते, लेकिन आप ऐसी एक कवित्री हो कि जिस माध्यम से पूरा समाज आपकी ओर देख रहा है कि 3 पुस्तकें 16 साल की उम्र में आपने प्रकाशित कर दी और एक कविता का भाव आपके अंतर मन में है कि एक समाज को एक आईना दिखा रही हो आप कि देखिए कि किस प्रकार से प्रतिभा मनुष्य को निसर्ग द्वारा प्राप्त होती है। तो आपको निसर्ग की एक देन प्राप्त हुई है जिसके वजह से आप इतनी बड़ी कवित्री हमारे यानी हमारे हिंगन घाट में है। और अब तक लोगों को पता नहीं था क्योंकि खान में हीरा है, लेकिन वो जब तक बाहर नहीं आता, प्रकाशित नहीं होता, नज़र नहीं आता, लोग उसके बारे में नहीं जानते। हमें गर्व है हमारे हिंगन घाट पे कि सोनाली तिवारी जी हमारे हिंगन घाट की रहवासी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आमतौर पर जो कविता आपने लिखी है उनमें किस प्रकार की भावनाएं आपने सोशल पॉइंट ऑफ व्यू व्यक्त की है? तो ये बेसिक ह्यूमन इमोशंस है। तो जैसे अगर मैं कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुख में है तो उसको वो दुख को वो खुशी से कैसे कंपेयर करे, या वो मतलब जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो ये बताना चाहती है कुछ कविताएं कि खुशी जो है वो कभी भी अचीव नहीं किए जा सकती, वो एक प्रैक्टिस है। तो मतलब हमें खुश रहना चाहिए, हमें खुशी मिल नहीं सकती किसी चीज़ से कभी भी, हमें बस सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे खुशी मिले तो मुझे ये समझना चाहिए कि मुझे खुश भी रहना चाहिए। तो अगर हम कुछ चीज़ लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और फिर तुरंत ही जब वो चीज़ टूट पिट जाएगी तो मतलब कुछ दिनों बाद तो हमें वो चीज़ों से अटैचमेंट भी नहीं रहेगी और हम फिर से वैसे ही हो जाएंगे नॉर्मल। तो मतलब वो चीज़ मिलके भी हम खुश तो है नहीं इतने दिन तक, इसलिए वो खुशी एक प्रैक्टिस है जो हमें आपका कहने का मतलब है कि जैसे आप सोचते हैं वैसे तुम होते हो। हाँ, चीज़ों का कोई महत्व हाँ, नहीं होता। हाँ। आज जो चीज़ बहुत IMP लगती है वो कल हो सकता है कि अपन फेंक दे। हाँ। इसीलिए हमें सोचना है खुश कैसे रहना है। हाँ। खुशी एक सोच है। हाँ। अगर हमारी सोच में खुशी है तो ज़िंदगी में खुश है, ये आपका बोलना है। हाँ। यही आपके कविता में भी बहुत झलक दिखाई देती है हाँ। बीच बीच में, बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय में आप ज़्यादा कविता लिखना पसंद करते हो? मेरे लिए जो समय मतलब अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, जैसे मैं एक बूढ़ी औरत के बारे में लिख रही हूँ तो मैं वो बूढ़ी औरत बन जाती हूँ। तो फिर मैं ऐसा समय प्रेफर आप रोल में उतरते हो। हाँ। आप वो रोल में उतरते हो। हाँ, तो ऑडियंस ध्यान रखो, रोल में उतरना बहुत जरूरी है। हाँ, तो फिर जो भी समय होता है, जैसे मैं किसी के बारे में लिख रही हूँ तो मैं वो चीज़ बन जाती हूँ। तो फिर मुझे एक हफ्ता तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाऊँ नहीं, किसी से मिलूँ नहीं, मैं खुद की मम्मी को भी रूम में नहीं आने देती, और मतलब मैं ऐसे अकेले अकेले रहना प्रेफर करूँगी क्योंकि मैं वो इंसान बन चुकी हूँ। अभी मैं उस इंसान के हिसाब से सोच के लिख रही हूँ। तो मतलब मैं ऐसे जैसे दिन में मैं अगर 5 पोम लिख रही हूँ तो मैं 5 अलग अलग इंसान बन रही हूँ और 5 अलग अलग सिचुएशन में जा रही हूँ। तो पूरा दिमाग उस चीज़ में रहता है, तो फिर किसी से कम्युनिकेशन करने की हालत नहीं रहती है, तो फिर और वो आदत भी नहीं रहती है। तो फिर वो मुझे मतलब 1 हफ्ता तो भी टाइम लगता है कि मैं लिखूँ अच्छे से और अकेले रहूँ। तो मुझे उस टाइम में अकेला रहना और कहीं जाना आपके बोलने नहीं से एक पसंद। बात हमारे जहन में आती है कि हमने दंगल पिक्चर देखा था आमिर खान का। उन्होंने उस रोल को 1 साल तक जिया था, उन्होंने अपने आप को उसमें ढाला था और फिर वो रियलिटी सामने आई। तो वो पिक्चर दुनिया में अभी भी नंबर 1 पर है, टॉप मोस्ट है फिल्म है, वो पूरे वर्ल्ड में चलती है वो। तो तुम्हारा कहना यह है कि जिस चीज़ का सक्सेस आपको अचीव करना है उस चीज़ के लिए पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फिलोसॉफिकली उतर जाओ, हाँ, हमें वो बन जाना वो रोल को चाहिए। जियो, हाँ, तो तुम वो आदमी बन पाओगे। हाँ। ऐसा आपका मैसेज है हाँ। सोसाइटी को। बहुत उम्दा मैसेज आपने दिया है समाज को इस माध्यम से। बहुत सुंदर अच्छी बात की है कि दीप नहीं जलते उनकी मज़ारों पर जो जीवन बिताते हैं औरों के इशारों पर, और वो लहरों का मज़ा क्या लेंगे जो तमाम उम्र खड़े रहते किनारों पर। आप तो उस पुस्तक के माध्यम से इतनी गहराई में जा चुकी है कि आपने पूरा मर्म जो है वो पूरे समाज के आगे रख लिया है। इनकी 3 किताबें हैं, इन 3 किताबों में मैं न तरंग यानी मौन तरंग जो है, मौन तो है लेकिन वो रूप से ऐसा कहने जा रही है पूरे समाज को। तो आप ये किताबें लीजिए और पढ़िए कि सही में देखने में आता है कि कुमारी सलोनी तिवारी के माध्यम से एक कैसा विचार आपके सामने समाज के सामने आया है। हम तो बहुत गदगद हो चुके हैं, आप भी इसका फ़ायदा लीजिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने किताब अंग्रेजी में लिखी है, यू रोट 1 बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। तो
you have written 2 books in Hindi language. Yes. So there is a challenges of language, Yeah. and you put your entire philosophy, thoughts, thinking in English language. So how is it possible for you? English was never a barrier for me, truly, because I love to speak in English, and I have always been fond of, like, I wanted to write in English, I wanted to speak in English. मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि इंग्लिश कोई दूसरी लैंग्वेज है. इंग्लिश वॉज लाइक माई लैंग्वेज फॉर मी, जस्ट लाइक हिंदी. सो बिकॉज आई वॉज इन लाइक भवन, आई वॉज इन भवन. सो वहाँ पे ऐसा था कि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था, तो मुझे इंग्लिश बोलने की बहुत आदत भी हो गई थी बीच बीच में. तो फिर मैं मतलब स्कूल से निकलने के बाद मुझे ज़्यादा आदत हुई है इंग्लिश बोलने की, बिकॉज मुझे इंग्लिश पसंद आने लग गई थी, जैसे हिंदी पसंद है. Next, I am asking you why, because so many students have hurdle about English. या They don't think in English, and they at least don't think in English. You wrote one book, entire book in English. So I am asking this question. सो फॉर दैट प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी फॉन्ड ऑफ इट. जिस चीज़ को आप प्यार करते हो तो उस चीज़ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा हम कहते हैं, और हमने कई बार देखा भी है. तो मुझे इंग्लिश से प्यार है, मुझे हिंदी से प्यार है, मुझे लिखने से प्यार है, तो मैंने इंग्लिश में भी लिख डाला और इंग्लिश Some time before we spoke here कि यह आपका ऑब्जर्वेशन समाज के प्रति, यह आपकी समाज के प्रति अंडरस्टैंडिंग है, यह आपका रोल, आपका डिवोशन है. आपने जो आप रोल प्ले करते हो, उन पूरे समय तक वो रोल में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो वो आपका वो डिवोशन है, आपका वो मेहनत है, आपका वो ऑब्जर्वेशन है समाज के एंगल से, सोशल एंगल से. वो एंगल से आपका ये डेवलपमेंट और ग्रोथ हुआ है, ऐसा यानी मेरा ऑब्जर्वेशन है. तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो मैं भी यही सोचती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने अपने दोस्तों को देखा, लड़कियों को देखा, जितने भी दोस्त थे, जैसे मैंने क्लासमेट्स को देखा, मैंने मेरी मम्मा को देखा, फिर मैंने मेरी बहन को देखा, फिर मैंने खुद को भी देखा. तो उसलिए मैंने फिर पर्ल द गर्ल लिखा. तो वो ऑब्जर्व करके मैंने ये बुक लिखी पूरी. फिर जो मौन तरंग थी वो मैंने मतलब जनवरी 2025 में लिखना स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, और फेब में मैंने मिड में एंड कर दी थी. 100 पोम तब तक ख़त्म हो गई थी. तो फिर जो वो पोम बोलते हैं नेचुरल टैलेंट है. हाँ, मेरा कहना तो है, यानी मेरी सोच है observation कि से- नेचुरल टैलेंट नहीं है, तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन का अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप किया है दुनिया के प्रति, वो अंडरस्टैंडिंग से आपको जो मैच्योरिटी आती है, वो मैच्योरिटी के बेस पर नहीं कि आप वो बोलने में इस्तेमाल करते हो, हाँ, लिखने तो में वो, इस्तेमाल करते हो, कविता बनाने में इस्तेमाल करते हो, या ऐसा मेरा सोच है. और ये मैसेज भी है लड़कों को कि नहीं तो वो पीछे लगेंगे कि नेचुरल टैलेंट रहता है, हमारे पास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होने को होना. इसलिए आई एम सेइंग टू देम बाय मीन ऑफ यू हाँ. कि इट इज़ अ ऑब्जर्वेशन, इट इज़ अ अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ अ रियलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इट इज़ अ डीप स्टडी. जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं. तो उस पार्ट में जब मैं Jan 25 से Feb 25 तक, मिड Feb 25 तक, तो मैंने उस समय में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि मेरे तब दादाजी की भी डेथ हो गई थी. तो मैंने उससे भी काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें सीखी कि मुझे मेरे दादाजी के बारे में इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वो ऐसे इंसान थे, वो ऐसे इंसान थे. तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखा उनसे, और मैं ऐसा चाहती थी कि मैं भी मेरे दादाजी जैसी बनूं. तो फिर वही मन में वही तरंगे उठ रही थी, तो फिर मौन तरंग बन गई. करेक्ट बहुत करेक्ट. सुंदर, तो बहुत आपकी सुंदर. कौन सी कविता है जो आपके दिल के बहुत करीब है और समाज को ज़्यादा मैसेज मिल रहा है? वैसे तो हर एक कविता का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और हर एक कविता जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है सेंड करती है सोसाइटी को. क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं, मतलब मेनली तो ये बुक इसलिए है कि अकेला रहना यानी ये नहीं होता है कि आपके साथ कोई नहीं है. इंट्रोवर्ट होना ये नहीं होता है कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, अकेले रह रहे हो, और एकदम आप मतलब अकेले रह के भी आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है. अगर आप अकेले रह रहे हो तो मेन चीज़ है कि खुद पे फोकस करो, खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को जानो. तो अकेला रहना कोई कमज़ोरी नहीं होती है. अकेला रहना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है. और जो इंसान अकेला रह के खुद को एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है. आप में मुझे एक बात ज़्यादा पसंद आई कि इतने कम उम्र में, 16 साल की उम्र में, इतनी क्वालिटी 3 किताबें आपने पब्लिश की है. इतनी क्वालिटी, यानी इतने कम उम्र में इतनी क्वालिटी 3 किताबें पब्लिश करना, ये कोई सोच भी नहीं सकता है. मैं भी एक लेखक हूँ, मैंने भी 3 किताबें पब्लिश किया है, 4 किताबें बाकी है. लेकिन जब तुम्हारे उम्र के हम थे, तो हमने तो सपने में सोचा नहीं था कि किताब भी हो सकती है कि अपनी खुद की, बराबर है. लेकिन उन्होंने लिख के कंप्लीट किया, और वो क्वालिटी बुक है बिल्कुल. यानी उसका राइटिंग मटेरियल, उसके कंटेंट, उसकी क्वालिटी, लिखने का तरीका, एक जैसे इंटरनेशनल लेवल की बुक होते हैं, वो लेवल के बुक
से इसकी कंपैरिजन हो सकती है, ये लेवल की बुक आपने यानी पब्लिश की है, और इन द एज ऑफ आप अभी फ़िलहाल 16 एज के हो, 16 साल की उम्र के हो, यानी आपने 12-13 साल से ही लिखना शुरू किया होगा। तो ये एक समाज के लिए, ये तरुण पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं तो बहुत से लोग सोचते हैं मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरी उम्र ही क्या हुई है, मैं तो अभी छोटा हूँ। तो उन लोगों के लिए मेरी एक क्या बोलते उसको मैसेज है, देखो लड़की देखो, कवित्री देखो, तुम्हारे सामने है, 16 साल की है और उनकी 3 किताबें पब्लिश हुई है, बराबर है। हैव यू सीन? तो उम्र नहीं होती, मैं अभी छोटा हूँ, मैं अभी छोटी हूँ, मेरी उम्र भी होने के है, अभी तो मैं छोटी हूँ, ऐसा मत सोचो। बड़े बड़े चैलेंजेस को लेना ज़िंदगी में सीखो उनसे, लर्न फ्रॉम हर हाउ टू टेक बिग चैलेंजेस इन द लाइफ। ठीक है, ये मैसेज है। और एक दो सवाल आखिरी के हैं, वी वुड लाइक टू आस्क यू। अगर कोई छूट गया तो आप बता सकते हो सोसाइटी को, समाज को। एक युवा लेखिका के तौर पर या एक कवित्री के तौर पर आपको कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है? पहले तो मुझे ये नहीं पता है कि और कितने सारे जो युवा लेखिका या लेखक जो है वो हिंगन घाट में हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अभी अकेली हूँ, क्योंकि मैंने बाकियों को तो देखा नहीं है। तो मुझे ऐसा कोई चैलेंज जो है वो फेस नहीं होता। और अगर बाकियों को देखती लो तो मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी लाइफ को रेस मत समझो, वरना तुम भागते ही रह जाओगे ये समझ के कि कोई और आगे ना निकल जाए। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे जी रहे हो, तुम जी रहे हो या नहीं, तो वो लाइफ उसके बारे में होती है। तो लाइफ को कभी रेस मत समझो। तो वही मैं खुद के लिए अप्लाई करती कि लाइफ मेरे लिए रेस नहीं है, कोई और आगे भी निकल जाए तो मुझे ये मैं क्या कर रही हूँ मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जो भी ये बोलते हैं कि लाइफ रेस है, प्लीज़ इसको फॉलो मत करो, क्योंकि लाइफ रेस नहीं है। अगर रेस है तो वो तुम्हारी रेस होगी, किसी और के बारे में नहीं, बस तुम्हारे बारे में होनी चाहिए। करेक्ट। आपके खुद के प्रतिभा को सिर्फ उभरना की कोशिश करो, उसको लर्न करो। हाँ। ज़िंदगी में कौन क्या कर रहा है उससे अच्छा ज़्यादा कि हमारे पास क्या प्रतिभा है और हम क्या कर सकते हैं। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात उन्होंने मैसेज दिया उनके कम्युनिकेशन में, जो तुम देख सकते हो तुम कर सकते हो, इसलिए ऑब्जर्वेशन करना सीखो, लर्न टू ऑब्जर्व। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपका फ्यूचर बहुत लंबा है, बड़ा है, आपकी उम्र कम है तो आप बहुत आगे तक पहुँच सकते हो, बहुत ज़्यादा किताबें लिख सकते हो, पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को मैसेज दे सकते हो, क्योंकि बहुत कम उम्र में आपने जर्नी स्टार्ट की है मैसेज देने की। तो आने वाले समय आप क्या क्या लिखना चाहते हैं या क्या आपका प्लान है, फ्यूचर प्लान? मैंने तो अभी जैसे 100 कविताओं की बुक लिखी है। हाँ। तो वो भी मैंने मतलब ऐसे सोचा तो नहीं था कि 100 कविताएं हो जाएगी, लेकिन जिस दिन 100 कविताएं हुई मैं बहुत खुश थी। तो मैंने तब सोचा कि मैं अब अगली बुक 1000 कविताओं की लिखूंगी, और उसमें मैं थोड़े जैसे ये बेसिक ह्यूमन इमोशंस है तो उसमें थोड़े एडवांस ह्यूमन इमोशंस डाल दूँ। उसके बाद थोड़ा ह्यूमन इमोशन से बाहर निकल के दुनिया के बारे में लिखूँ, फिर और आगे लिखते जाऊँ। जैसे 1000 पोम है तो फिर उसकी 2000 पोम करूँ, तो इस हिसाब से। अरे आपको इसी क्षेत्र में प्रतिभा प्राप्त करना है। हाँ, जैसे नंबर भी बढ़ेंगे, सोच भी बढ़ेगी, और अलग अलग तरह के जो पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, वो भी मिल जाएंगे। एक प्रश्न मेरे मन में आ चुका है, पूछना चाहता हूँ। हाँ। इसमें हमको ज़िंदगी जीने के लिए पैसा लगता है, हाँ। स्टेटस के लिए घर गाड़ी बंगला लगता है, तो कविता के माध्यम से वो सॉल्व होता है क्या? तो ये कविता मैंने ऐसी लिखी है कि लोगों को पैसे वगैरह सब चाहिए रहते, सभी चाहिए रहता, खुशी मतलब एकदम कम्प्लीटली, यानी उनको पूरी ऐसी सेटल्ड लाइफ चाहिए रहती, लेकिन फिर लोग ये सोचते हैं कि उनको शांति भी चाहिए। हाँ। तो अगर शांति चाहिए तो ये सब नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जो है वो शांति लाने ही नहीं देता है। अगर आप समझोगे कि आप पैसे के बिना भी कंप्लीट हो, मतलब नॉर्मल, यानी जो जैसे आपको खा रहे हो, पी रहे हो, घर है आपका अच्छा, आपको इस टाइप की ज़िंदगी चाहिए, और आप अगर खुश हो उसमें, मेन चीज़ है कि आप खुश और सेटिस्फाइड कहाँ रह रहे हो। तो कुछ लोगों को शांति में खुशी मिलती है, तो अगर उनको शांति में खुशी मिल सकती है तो उनको ये सारी चीज़ें कभी नहीं मतलब ये सारी चीज़ों में शांति तो कभी नहीं मिल सकती। आपका कंक्लूजन है कि सब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हाँ। हर चीज़ पर्सन टू पर्सन हाँ, तो वैरी इसमें करती एक है। ऐसी फॉर्म भी है कि एक मतलब यहाँ पे होगी शायद,
हाँ, तो ये मतलब मोह माया और मन की पीड़ा, ये एक ऐसी पोम है, मैं सुनाना चाहूँगी। तो इसमें भाविक कहता है, ना धन दौलत ना प्यार, काम क्या ऐसे जीवन का, दर दर भटकूं कोई अपना ना मिले, क्या मैं ही पापी हूँ इस भुवन का। और अमरीशी कहता है, मोह माया तो यही है, त्याग देना जिससे है दुष्कर, जिसके पास ना हो मोह माया उसका ना हो कोई दुष्कर्म। सामाजिक स्थान तक सीढ़ियाँ धन से बनी होती है, मनोवैज्ञानिक स्थान तक सीढ़ियाँ आधार से बनी होती है, आत्मिक स्थान तक सीढ़ियाँ प्रेम से बनी होती है। प्रेम और धन दोनों ही है दवा, असर जिसका गहरा है, कर दे ठीक बिखरे को, लेकिन बना हुआ बाद में फिर बिखरा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भाविक समझता है कि वो बहुत अकेला है, उसके पास ना प्यार है ना उसके पास पैसा है, घर वगैरह नॉर्मल लाइफ तो है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं, क्योंकि उसके पास प्यार और पैसा ज़्यादा नहीं है। तो अमरीशी का ये ख्याल है कि लोग मोह माया त्यागने को इतना तड़पते हैं, वो शांति पाने को इतना तड़पते हैं, इसलिए तो काफ़ी ज़्यादा संत महात्मा लोग रहते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये मोह माया कोई काम की ही नहीं है। तो एक मतलब ह्यूमन्स आर, मतलब कहते हैं ना कि हिपोक्रेसी रहती है, तो वो हिपोक्रेसी नहीं है, वो एक ऐसी चीज़ है कि लोग सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा अलग तरह से लेते हैं और लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अलग तरह से देखते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि जो मोह माया होती है, मोह माया से ही काफ़ी ज़्यादा पाप, काफ़ी ज़्यादा धर्म का उल्लंघन, मतलब जो काम नहीं करने चाहिए वो मोह माया में हम कर डालते हैं। तो लोग वो छोड़ने को इतना तरसते हैं और काफ़ी ज़्यादा आदतें ऐसी हो जाती है जो छोड़ भी नहीं सकते, तो लोग उस चीज़ को छोड़ने के लिए इतना तरसते हैं और हम लोग उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। तो वही कि लोगों के पर्सपेक्टिव्स मैटर करते हैं लाइफ के लिए, कि धन इम्पोर्टेंट है या शांति, और कैसे मिले कैसे ना मिले। आखिरी संदेश तो है ना। हाँ, तो एक युवा लेखक के लिए मैं बोलता हूँ, क्या एक बोलता हूँ, दास्तां सुनी है टूटे हुए मकानों से, अभी लड़कर गिरा है कई तूफानों से, और शहंशाह थे अहले वक्त जो कभी ज़माने में, पत्थर के सिवा कुछ नहीं मिलता उनके ठिकानों से। सलोनी तिवारी ने जो अपना एक भविष्य लिखा है, ये पूरा भविष्य उनकी 3 किताबों में संग्रहित है, और 3 किताबें ये अमर है, जो कि न फटने वाली है न किसी तरह से ख़राब होने वाली है, जीवन भर हमारे साथ में रहने वाली है। तो आप लोगों के पास भी अगर ये किताबें आ जाए तो मैं समझता हूँ कि सलोनी जी की जीत है, कि सलोनी जी ने आज हमारे सामने जो कुछ भी यहाँ प्रस्तुत किया, अपने अंतर्मन से अपने जीवन में जो उन्होंने अचीव किया है, वो अचीवमेंट आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम उनको शुभेच्छा देते हैं भविष्य के लिए, और भविष्य के जीवन में वो और भी सफल होगी।